न्यूज़ रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देखिए, कटिहार से बड़ी खबर है, जहां पर बताया जा रहा है कि बृहद आश्रय गृह से 2 बच्ची फरार हो गई हैं। बताया जाता है कि मौका देख करके वो यहां से निकल गई। बृहद आश्रय गृह जहां से 2 बच्ची के फरार होने की खबर है। शौचालय का वेंटिलेटर तोड़ा, फरार हुई। दीवार फांदकर दोनों बच्ची फरार हो गई। एक बच्ची हरियाणा की रहने वाली है, दूसरी बच्ची अररिया की बताई जा रही है। इसी महीने दोनों आश्रय गृह आई थी। सहायक थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फरार बच्चियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर कटिहार के बृहद आश्रय गृह से एक बार फिर 2 बच्ची फरार होने का मामला सामने आया है। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संचालित इस बालिका गृह से पहले भी इस तरह का घटना सामने आ चुका है और एक बार फिर जो चर्चा है, 2 बच्ची यहां से फरार है। बताया जा रहा है इसमें एक बच्ची हरियाणा का है, जिसे हाल के दिनों में अररिया से रेस्क्यू करके यहां लाया गया था, जबकि दूसरी बच्ची अररिया के है, जिसे किशनगंज से रेस्क्यू करके यहां लाया गया था। अब घटना के बारे में जो सूत्र है वो बताते हैं कि जो दोनों बच्ची शौचालय जाने के बहाने से निकली थी और शौचालय के वेंटिलेटर तोड़कर फिर इस तरह के दीवार फांदकर फरार हो गई है। इसको लेकर अब सहायक थाना में लिखित आवेदन भी दिया गया और मामला दर्ज कर खोजबीन शुरू किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी कटिहार के इस बृहद आश्रय गृह से पहले भी 2 बार इस तरह का मामला सामने आया था, जिसमें बच्ची रिकवर होने के बाद कई तरह के आरोप इस बृहद आश्रय गृह पर लगा था। और फिलहाल वो सब मामला जांच की प्रक्रिया में, लेकिन एक बार फिर से 2 बच्ची गायब होने से इस बृहद आश्रय गृह की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो तमाम जो इंटरनल व्यवस्था है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि जो सूत्र है वो बताते हैं कि जिलाधिकारी और एसपी खुद इस स्थल पर आकर इस मामले की जांच शुरू कर दिया है और जांच के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। सुब्रत हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। सुब्रत, इससे पहले भी कई बच्चियां यहां से फरार हुई हैं। इन दोनों बच्चियों का कुछ पता चल पाया अब तक? देखिए, अभी फिलहाल इस पर खोजबीन शुरू कर दिया गया है। जो अधिकारी है वो ये बता रहे हैं, लेकिन जो पिछले मामलों की बात करें तो जो बच्ची रिकवर हुआ था, बरामद हुआ था, तो कई चर्चाएं हुई थी। इस बृहद आश्रय गृह की जो व्यवस्था है, इंटरनल व्यवस्था है, जो बच्चियों के साथ जो व्यवहार होता है, उसको लेकर भी कई सवाल उठा था। हालांकि वो तमाम प्रक्रिया जांच पर है और एक बार फिर 2 बच्ची गायब है और इसको लेकर कई तरह की चर्चा है। हालांकि प्रशासन इस पर खोजबीन की बात करे और बच्ची बरामद होने के बाद ही जो विषय है वो साफ हो पाएगा। चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और इस बीच वैशाली से बड़ी खबर है, जहां जमीन विवाद का मामला सामने आया और यहां पर दबंगों का कहर देखने को मिला है। बता दें कि वैशाली में जमीन विवाद ने हिंसक रूप लिया है। गरौल थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव में बवाल हो गया। दबंगों ने घर पर हमला कर पत्थरबाजी की है। तोड़फोड़ और आगजनी से इलाके में अफरा तफरी है। खूनी झड़प में महिलाएं, बच्चे समेत कई घायल बताए जा रहे हैं। फर्नीचर दुकान में लूटपाट, नगद और सामान गायब है। करीब 1 लाख नगद, 3 लाख का सामान लूटा है। हमलावरों ने दुकान में आग लगाई है। वीडियो सामने आया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस बल की तैनाती यहां पर है। तो ये तस्वीर देखिए, कैसे यहां पर आग लगा दी गई है। जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। 100 आदमी के संख्या में लाठी, फरसा, सावन ये सब लेकर आया। हम लोग के खहेट के मारा है सारा व्यक्ति को। और उसके बाद दुकान में आग भी लगा दिया। और भतीजी का शादी भी 16 तारीख के था, 15-16। उसमें 1,20,000 रुपया बंधन से लिए थे, वो भी बक्सा उक्सा तोड़ कर ले गया। मोटरसाइकिल इसके अंदर थूड़ दिया है। उसके बाद LCD था 32 इंच, वो भी खोल के ले गया। होम थिएटर बाजा था 30,000 का, वो भी ले गया। और दुकान से 2 पलंग और 3 चौकी और सारा मशीन जो है औजार टोटल ले गया है। और प्रफुल्ल हमारे साथ, न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। प्रफुल्ल, इन दबंगों का कहर बरपा है, इन पर कुछ कार्रवाई हुई अब तक? क्या हालात वहां? ये देखिए, जब घटना हुई है उसके बाद से करीब दर्जनों की संख्या में लोग पहुंचे थे और पथराव भी हुआ दोनों तरफ से। एक पक्ष के जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है कि गांव के जो दबंग लोग थे, उन लोगों ने हमला कर दिया अचानक से और दुकान के साथ ही उनका घर भी था।
जिसको तोड़फोड़ कर दिया, आग लगाकर फर्नीचर जो दुकान था उसको जला दिया, जिसमें लाखों की क्षति हुई है। और इस मामले में जो करीब 9 लोग घायल हुए, एक पक्ष के करीब 8 से 9 लोग घायल हुए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। और घायलों के बयान पे पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक लोगों पे FIR दर्ज की है। और FIR दर्ज करने के बाद उन लोगों को वीडियो के आधार पर जो वीडियो सामने आया है, जिसमें देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो आक्रोशित हैं और अग्रेसिव होकर जो है वो हमला कर रहे हैं। उन लोगों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। इस पूरे मामले को SP जो खुद वैशाली SP हैं वो खुद पूरे मामले की मॉनिटर कर रहे हैं और उन्हें सख्त निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों ने भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उनकी गिरफ्तारी जल्द हो, जिसको लेकर पुलिस टीम भी गठित कर दी गई है। और पुलिस टीम लगातार वीडियो के आधार पर जो लोग इसमें शामिल थे उनके चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, अनंत सिंह के समर्थकों के लिए बड़ी खुशी है। खुशी इसलिए क्योंकि अनंत सिंह अब जेल से बाहर आने वाले हैं। बता दें कि दुलालचंद यादव हत्याकांड में उन्हें कोर्ट ने बरी किया है और पटना के बेऊर जेल में अनंत सिंह है। कल जेल से बाहर अनंत सिंह आ रहे हैं। कल समर्थकों से मुलाकात भी अनंत सिंह करेंगे। आवाज सीख मॉल रोड में मुलाकात करेंगे। 24 मार्च को बढ़ैया में पूजा भी करेंगे। दुलालचंद यादव हत्याकांड में उन्हें बेल मिल चुकी है। 19 मार्च को ही अनंत सिंह को बेल मिली है, जिसके बाद से इंतजार उनके समर्थक लगातार करते रहे उनके जेल से बाहर आने का। और कल वो दिन है जब वो जेल से बाहर आएंगे। अनिरुद्ध हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पे है। अनिरुद्ध, 19 मार्च से ही तैयारियां चल रही थी कि अनंत सिंह पहुंचेंगे, कल जेल से बाहर आ रहे हैं, क्या अपडेट आपके पास? जी बता दें कि मोकामा के जो विधायक अनंत सिंह है उनके मैनेजर संजीत सिंह ने जानकारी दी है कि कल 2 बजे दिन में जो है विधायक अपने पटना आवास 1 मॉल रोड पर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। और परसों यानी कि 24 तारीख को वो सुबह 8 बजे अपने आवास से पटना से निकलेंगे और बख्तियारपुर के रास्ते जो पुराना रास्ता है सरनीमा बाढ़ होते हुए मोकामा और लखीसराय के बढ़िया स्थान पे जाके जगदम्बा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जिसको लेकर कार्यकर्ता जो है पूरा तैयारी कर रहा है कि पूरे चौक चौराहे पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। और 2 दिन जो उनका बेल का प्रक्रिया जो लेट हो गया, तो ईद को लेकर कोर्ट बंद थी और कुछ बॉन्ड का प्रक्रिया था, कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, इसलिए अब विधायक जो है वो सोमवार को जेल से बाहर आएंगे। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां पर थावे दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ हुई मारपीट के बाद से पुलिस लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। कल प्रसाद नहीं खरीदने पर 6 भक्तों से मारपीट की गई थी। घटना के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। 7 आरोपियों की दुकानें परिसर से हटा दी गई हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज है। मामले को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। GM पवन कुमार सिन्हा ने सख्ती दिखाई है। दोषियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शने की चेतावनी भी दी है। धार्मिक स्थलों पर व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। अव्यवस्था और दुर्व्यवहार पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। बता दें कि कल गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे मंदिर में प्रसाद नहीं खरीदने पर श्रद्धालुओं के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें 6 भक्त घायल हो गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए DM ने निर्देश पर 8 लोगों को चिन्हित किया और आज उन सभी आरोपियों की दुकान को हटाया गया है। साथ ही उनकी गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। दोषी चिन्हित कर लिए गए हैं। आज देर शाम उनकी गिरफ्तारी निश्चित तौर पर होगी और उनकी दुकानों को भी हमेशा के लिए बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे किसी भी उपद्रवी तत्व को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं और प्रशासन के कार्य में यदि किसी ने भी बाधा पहुंचाने की कोशिश की, हमारे सामाजिक ताने बाने को, हमारे लॉ एंड ऑर्डर को यदि किसी ने भंग करने की कोशिश की, उसको सख्ती से उसे निपटा जाएगा और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बात अब आरा की करेंगे, जहां आरा रेलवे स्टेशन पर अपनी जान जोखिम में डालकर यात्री रेलवे ट्रैक पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तनिक भी परवाह नहीं है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। प्लेटफॉर्म बदलने की जल्दबाजी में यात्री नियमों को ताक पर रख रहे हैं। कई लोग बच्चों और सामान के साथ पटरियों पर चलते नजर आए, जबकि इस दौरान ट्रेन आने का खतरा बना रहता है। रेलवे प्रशासन की बार बार चेतावनी के बावजूद यात्री फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जबकि स्टेशन पर इसकी सुविधा मौजूद है। रेलवे ट्रैक पार करना गैरकानूनी और बेहद खतरनाक है। लगातार जागरूकता अभियान के बावजूद ऐसी लापरवाही चिंता का विषय बनी हुई है। मधेपुरा के ग्वालपारा प्रखंड से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नतीजे बिहार बोर्ड के इंटर और मैट्रिक के आने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच खबर यह है कि इंटर की परीक्षा के परिणाम घोषित होने से पहले ही छात्रा को पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग की जा रही है। इस पूरे मामले का एक ऑडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि न्यूज 18
वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। ऑडियो में एक छात्रा के परिजनों को फोन कर खुद को बिहार बोर्ड पटना का कर्मचारी बताने वाले एक व्यक्ति गौरव कुमार सिंह ने संपर्क किया। फोन पर उसने पहले छात्रा की पूरी जानकारी दी और फिर साफ तौर पर 4,000 की मांग रखी। उसने दावा किया कि पैसा देने पर छात्रा को पास कर दिया जाएगा, नहीं तो उसे फेल कर दिया जाएगा। आपको ऑडियो सुनाते हैं। हाँ बोलिए। मैं पटना बोर्ड ऑफिस से बोल रहा हूँ, बिहार बोर्ड शिक्षा समिति पटना बोर्ड ऑफिस से। जी। काजल कुमारी जो बच्ची है वो 12th का एग्जाम दिए। हाँ। विद्यानंद शर्मा पिता का नाम, माता का नाम पिंकी देवी। हाँ जी सर, आप कौन बात करे काजल कुमारी का? उनका बलोदर भाई। तो एग्जाम जो दिया है सर, ये ज्योग्राफी और होम साइंस है ना, और ये होम साइंस और ज्योग्राफी में नंबर कम लाने के कारण बच्चा फेल हो गया है। तो ये बच्चा क्या चाहते हैं आप लोग? फिर से एग्जाम दिलाना चाहते हैं या चाहते हैं कि मेरा बच्चा इसी बार पास हो जाए? क्या चाहते हैं? इस बार पास होने का क्या रीजन? इस बार यही रीजन है कि कुछ खर्चा लगेगा, दे पाएंगे तो हम बच्चे को पास कर देंगे, और नहीं तो अगला बार एग्जाम दिलाना पड़ेगा सर आपको। जी। कितना खर्चा लगेगा? खर्चा सर आपको हम अभी जैसे कि 155 नंबर इसका आ रहा है, टोटल 155 नंबर भी आ रहा है ना। हाँ जी, तो इसका खर्च ज्यादा नहीं, टोटल ऑल सब्जेक्ट यानी कि ऑल सब्जेक्ट का नंबर प्लस कर देंगे, समझ रहे ना। हाँ बोलिए। 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है तो 350 नंबर कर देंगे हम, समझ रहे ना। लेकिन उसमें खर्चा जो सर आपको ज्यादा नहीं, टोटल आपको जो कि 4,000 रुपये मात्र लगेगा। अगर दे पाएंगे तो सीट कंफर्म हो जाएगा, नहीं तो अगला बार एग्जाम देना पड़ेगा सर। अच्छा अच्छा। जी, तो क्या करना है ये बताइए। फेल किस किस सब्जेक्ट में हो रहा है? ये ज्योग्राफी में या होम साइंस में? ज्योग्राफी में तो फेल करने का कोई चांस ही नहीं बनना है। अच्छा चलिए ठीक है, चांस नहीं बन रहा, नंबर सेव कर लीजिए, रिजल्ट के बाद बात कीजिएगा, पता चल जाएगा हम क्या बोल रहे हैं, क्या हुआ। ठीक है बॉस। आपका नाम नीतीश जी है? क्या आपका नाम क्या है? नीतीश। गौरव सिंह मेरा नाम हो गया। ठीक है बॉस, ऐसा होगा तो कॉल करें। ठीक है। इस नंबर से हमको फ़ोन किया कि आप जो है काजल कुमारी बात कर रहे हैं, तो हम बोले कि नहीं, हम उसका बलोदर बात कर रहे हैं। तो वो बोला कि हमको काजल कुमारी से बातचीत करवाइए। हम बोले वो अभी घर पर नहीं है। तो बोला कि एग्ज़ाम पिछले बार फेल कर गया था, इस बार भी फेल कर रहा है। तो इस बार जो फेल कर रहा है उसमें 155 नंबर आ रहा है। तो हम बोले उसका 155 नंबर आने का रीज़न क्या है? तो बोला कि जो अभी आप 4,000 रुपया दीजिएगा तो हम इसको पास करके 350 नंबर दे देंगे और 4,000 रुपया लगेगा। हम बोले उसको कि अच्छा रुपया होगा तो हम सोचेंगे, फिर फ़ोन करेंगे। फिर दोबारा उनको अभी तक फ़ोन नहीं किए हैं। और देखिए सुपौल से बड़ी खबर है, जहां पर महिला कांस्टेबल की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच जारी है कि आखिर किन परिस्थितियों में इसकी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि भोजपुर के पटखौली गांव के ऋतु कुमारी की मौत हुई है। बाथरूम में फंदे से लटका शव ऋतु कुमारी का मिला है। किशनपुर प्रखंड परिसर के सभा भवन की यह घटना सामने आई है। बाथरूम का नियमित उपयोग नहीं हो रहा था, बाथरूम में चुनाव से जुड़े सामान रखे गए थे। तो सुपौल से बड़ी खबर, जहां महिला कांस्टेबल की संदिग्ध मौत की खबर है। भोजपुर के पटखौली गांव की ऋतु कुमारी की मौत हुई है। सर हम लोग के पास प्रशासन गई, ठीक है, प्रशासन गई तो हम लोग खाकर सो गए थे। प्रशासन बोली तो हम लोग खोले, तो उन्हीं के जरिए हम लोग माने ये मामला की जानकारी प्राप्त हुआ कि इनके बारे में, जो लड़की है उसके बारे में। अब बात ईरान और इजराइल युद्ध की, तो देखिए ईरान की तरफ से भी इजराइल पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और खास करके जो परमाणु ठिकाने हैं उसको भी अब निशाना बनाया जा रहा है और परमाणु ठिकानों तक ये जंग पहुंच चुका है। नतांज पर इजरायली हमले के बाद ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि शनिवार को ईरान की दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल ने नेगेव रेगिस्तान में डिमोना शहर की कई इमारतों पर सीधा प्रहार किया। ईरान के इस हमले में 39 लोग घायल बताए जा रहे हैं। शनिवार को ही अमेरिका इजरायल की अगर बात करें तो ईरान के सबसे बड़े परमाणु केंद्र नतांज पर एयर स्ट्राइक की थी और अब डिमोना में हुए मिसाइल हमले को इसी के पलटवार के रूप में देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि डिमोना में इजरायल का अत्यंत संवेदनशील परमाणु अनुसंधान केंद्र भी मौजूद है। इस बीच ईरान के हमले के वीडियो सामने आया है जिसमें एक बैलिस्टिक मिसाइल ने डिमोना पर गिरते
दिख रहा है। इस भीषण हमले के बाद कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। रेस्क्यू टीमें और बदलाव दल मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए मौके पर पहुंचे। इस अफरा तफरी के बीच हालात तब और खौफनाक हो गए जब डिमोना और आसपास के शहरों में एक और ईरानी मिसाइल दागे जाने की चेतावनी देते हुए फिर से खतरे का सायरन गूंजने लगा। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई 6 ईरान का मिसाइल हमले की तस्वीर, जिसकी पुष्टि अब इजराइल की तरफ से भी की गई है कि कई उनके ठिकानों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। दूसरी तस्वीरें डिमोना शहर की दिखा रहे हैं जहां लगातार ये मिसाइल अटैक होते रहे, कई इमारतें तबाह की गई। इस हमले में एटमी सिटी पर भी हमला हुआ है और इसके साथ साथ 35 से ज्यादा घायल इसमें बताया जा रहा है। हमला रोकने में इजराइल भी नाकाम साबित हुआ है। और देखिए, जिस डिमोना पर ये हमले हुए हैं उससे मिनी इंडिया भी कहा जाता है, यानी कि भारतीय लोग यहाँ काफी तादाद में रहते हैं। हमारे संवाददाता रिफत की रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया डिमोना में, उसमें 71 लोग घायल हुए हैं और उनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक जोरदार अटैक था ये, और जब मिसाइल आया ईरान की तरफ से इंटरसेप्शंस की कोशिश की गई एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से, लेकिन ये टोटल इवेड हो गया। और अब यहाँ की एजेंसीज जो हैं ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये एयर डिफेंस सिस्टम फेल कैसे हुआ। हालांकि इंटरसेप्शन की कोशिश की गई, यानी इंटरसेप्टर्स निकल गए एयर डिफेंस सिस्टम से, लेकिन ये मिसाइल ने पूरा चकमा दिया एयर डिफेंस सिस्टम को और सीधे डायरेक्ट हिट बस्ती में लगी। और अभी तक 71 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, हॉस्पिटल पहुंचे हैं और उनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये एरिया स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी एरिया में न्यूक्लियर साइट्स हैं इसराइल की। ये डिमोनिया के साथ का एरिया जो है ये एक डेजर्ट वाला एरिया है और वहां पर ही न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। तो उसका मतलब है कि जिस तरीके से नतांज में हमला किया था इसराइल ने या यूएस फोर्सेस ने, तो उसका फौरन बदला ईरान ने ले लिया और जिस एरिया में इसराइल की न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर साइट्स हैं, उसी एरिया तक मिसाइल पहुंचाया गया। हालांकि ये न्यूक्लियर साइट पे नहीं लगा, लेकिन उसी एरिया में एक जगह निशाना डायरेक्ट लगा और ये डायरेक्ट हिट है और पूरी तबाही इस एरिया में हुई है और 71 लोगों के घायल होने की अभी तक खबर है। उसका मतलब है कि ईरान की तरफ से जोरदार अटैक्स लगातार किए जा रहे हैं। जिस तरीके से यूएस या इसराइल कह रहा था कि ईरान की कैपेबिलिटी खत्म हो गई है, लेकिन ईरान ने फौरन कुछ ही घंटों में अपने न्यूक्लियर साइट के अटैक का बदला लिया। उसका मतलब है अभी भी बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी ईरान के पास है और ईरान लगातार डट के मुकाबला कर रहा है। तो देखिए, नातांज एटमी अड्डे पर हमले के बाद सब रूस जो है वो भड़क उठा है और कह रहा है कि जिस तरीके से हमले अगर किए जा रहे हैं खास करके परमाणु ठिकानों पर, तो ये खाड़ी देशों के लिए ठीक नहीं है। रूस ने नातांज साइट पर इंटरनेशनल असेसमेंट की डिमांड की है। रूस ने धमकी दी कि एटमी ठिकानों पर हमला सभी खाड़ी देशों को तबाह कर सकता है। इधर ईरान के राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों को एक साथ लाने का दांव चल दिया है। ईरान ने खुलासा किया है कि उसने तुर्की और ओमान पर हमला नहीं किया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इन देशों पर मिसाइलें किसने दागी। ईरान का नातांज एटमी अड्डा फिर अमेरिका इजराइल के टारगेट पर आ गया है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु अड्डे पर बमबारी से भारी नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद नातांज साइट की तस्वीर ऐसी है जिसमें बैकअप टरबाइन जनरेटर तबाह हुए देखे जा सकते हैं। पावर सप्लाई की सपोर्ट बिल्डिंग भी बमबारी में झुलस गई है। अमेरिका इजराइल के हमले में नातांज साइट का इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन जलकर राख हो गया है। जंगी जेट से ड्रॉप किए गए बमों ने नातांज अड्डे के पायलट फ्यूल प्लांट को भी बर्बाद कर डाला है। गनीमत सिर्फ इतनी है कि बम धमाकों से न्यूक्लियर साइट पर रेडियो एक्टिव लीक नहीं हुआ, वरना नरसंहार तय था। एटमी अड्डे पर हुए हमलों के बाद बौखलाए ईरान ने अंधाधुंध मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी।
ईरान की मिसाइलें यरूशलेम के वेस्टर्न वॉल और डोम ऑफ द रॉक कंपाउंड के करीब फटने लगी हैं। जूनियर खामनेई के विस्फोटक रॉकेटों के धमाके तेल अवीव और वेस्ट बैंक को दहलाने लगे हैं। बगदाद में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान भीषण बमबारी करके जलाने लगा है। ईरान के हमलों के डर से नेटो सेना इराक से उल्टे पांव भागने लगी है। 8 साल से इराक में तैनात नेटो फोर्स युद्ध के बीच में ही अमेरिका को छोड़कर भाग खड़ी हुई है। नेटो फोर्स के टॉप कमांडर जनरल एलेक्सिस ग्रिनकविच ने जानकारी दी कि इराक से नेटो के मिशन से जुड़े सैकड़ों कर्मचारियों को यूरोपीय देशों में भेजा गया है। उत्तरी इराक में ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के सैन्य ठिकानों पर सिलसिलेवार हमलों के बाद ये कदम उठाया गया। इराक से वापस लौटे नेटो कर्मचारी अब इटली के नेपल्स में नेटो के मुख्यालय में एक्टिव होंगे। नेटो फोर्स के इन्हीं फैसलों पर ट्रंप भड़के हुए हैं। उन्होंने युद्ध में साथ न दे रहे नेटो सदस्यों को कायर तक कह दिया है। हालांकि इसके बाद भी किसी नेटो देश ने युद्ध का रिस्क लेना सही नहीं समझा, जिसके बाद ट्रंप ने फिर से हॉर्मुज में नेटो से मदद मांगी है। हॉर्मुज में अमेरिका की मुश्किलें बढ़ने के बाद ब्रिटेन ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिकी सेनाओं को ब्रिटेन के सैन्य अड्डों से ईरान पर हमले का लाइसेंस दे दिया है। अमेरिका अब RAF फेयरफोर्ट और हिंद महासागर के डियोगो गार्सिया बेस का इस्तेमाल हॉर्मुज स्ट्रेट में डिफेंस के लिए कर पाएगा। युद्ध का एपिसेंटर अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन गया है, जहां ईरान सब पर भारी पड़ रहा है। लेकिन ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल का मिशन शुरू कर चुके हैं। अमेरिका ने अपने सबसे विध्वंसक हथियारों को वॉर जोन में भेजना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप और 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट को हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए भेजा है, जिसके साथ USS पोर्टलैंड और USS कॉमस्टॉक ट्रांसपोर्ट डॉकशिप भी भारी भरकम हथियारों को लेकर पहुंचे हैं। इन तीनों जहाजों पर 4000 से ज्यादा मरीन्स और सैनिक तैनात हैं। USS बॉक्सर पश्चिम एशिया पहुंचकर USS त्रिपोली से जुड़ जाएगा। USS त्रिपोली पर पहले से ही 2200 मरीन्स तैनात हैं। अब ईरान के पास कुल अमेरिकी सैनिकों और मरीन्स की तैनाती 8000 के पार पहुंच गई है। ट्रंप को पता है कि हॉर्मुज में ईरान को हराना आसान नहीं। हालांकि वो दावा कर रहे हैं कि इसके लिए उन्हें कई देशों की मदद चाहिए। It's a simple military maneuver. It's relatively safe, but you need a lot of help in the sense of you need ships, you need volume. And NATO could help us, but they so far haven't had the courage to do so. जिस तेल रूट को ब्लॉक कर ईरान ने अमेरिका की हेकड़ी गुल कर दी है, वहां कब्जे के लिए ट्रंप ने जिन हथियारों पर भरोसा जताया है, उनके नाम भी जान लीजिए। अमेरिका ने हॉर्मुज फ्रंट पर F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट, MV-22 ऑस्प्रे, ये टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट है, CH-53E भारी हेलीकॉप्टर, AH-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर, UH-1Y वेनम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, A-10 वॉथोंग विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर हथियारों के साथ 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बम भी भेजे हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं। पटना के गांधी मैदान में हर साल की तरह बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की और लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मौके पर गांधी मैदान पहुंचते थे, लेकिन इस बार उनके बेटे निशांत कुमार गांधी मैदान पहुंचे। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने निशांत कुमार को आगे करते हुए राजनीति में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। देश भर में पूरे धूमधाम के साथ ईद मनाई जा रही है। अभी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर पटना के गांधी मैदान की तस्वीर देख रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी गांधी मैदान में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अता की और अमन चैन की दुआ मांगी। लेकिन इस बार गांधी मैदान की तस्वीर हर बार की तुलना में थोड़ी अलग दिखी।
और देखिए, ईरान को ट्रंप 48 घंटे का अल्टीमेटम दे चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करने को कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसके बाद से हमले करेंगे। बात नहीं मानी तो ईरान के पावर प्लांट पर हमला करने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। तो 48 घंटे का अल्टीमेटम ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली करने को कहा है। हालांकि इसमें नाटो से भी सहयोग देने की बात कही है और कहा कि हमें कुछ जहाज और कुछ और भी संसाधन चाहिए। लेकिन इन सब के बीच ये धमकी ट्रंप की तरफ से ईरान को कि इसे या तो खाली करें, नहीं तो ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेंगे। तो ट्रंप किसी भी हाल में हॉर्मुज को खुलवाना चाहते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। इससे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को सैन्य तरीकों से खुलवाने में सहयोग नहीं देने पर ट्रंप नाटो देशों पर भी भड़के थे। NATO's gone down a long way because they haven't. I mean, they should be helping with the Strait. They get much of their energy from the Strait of Hormuz, and if Lindsey Graham said that, and don't forget, he was the big NATO guy for a while, and now he's not. And a lot of senators and congressmen, they're very upset with the fact that NATO has done nothing.